हेलो बच्चों। आज हम तत्वों की आवर्तिता और गुणधर्म वाला जो चैप्टर है हमारा आवर्त सारणी वाला, उसके कुछ प्रश्नों को बनाते हैं। कुछ सवाल हमने स्कूल में बनाए थे, बाकी कुछ बच गए हैं। उन सवालों को आज देखते हैं। तो ये सवाल एक हमने लिखा हुआ है कि निम्न पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ आयन आपको स्पीसीज दे रखी है, जैसे एन के ऊपर 3 माइनस है, ओ के ऊपर 2 माइनस है, एफ माइनस, एन ए प्लस, एम जी 2 प्लस और एल 3 प्लस। तो पहला इसमें ये पूछा हुआ है कि इनमें क्या समानता है, और दूसरा ये पूछा है कि इनको बढ़ते हुए आयनिक त्रिज्या के क्रम में लिखना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाते हैं। पहले इन पर हमको विचार करने के लिए कहा है कि ये जो स्पीसीज लिखी हैं, ये इनमें क्या समानता है। ठीक, तो हम देखते हैं कि जैसे माना हमने लिखा एन के ऊपर से 3 नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन जो परमाणु है, नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा बाहर से 3 इलेक्ट्रॉनों को लिया गया है। कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उतने उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। ठीक, और जो परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, उतने उसमें पॉजिटिव चार्जेज आ जाते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन में 3 नेगेटिव चार्ज आए हैं। इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया हुआ है, बाहर से लिया हुआ है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन में भी 2 नेगेटिव चार्ज आए हुए हैं। फ्लोरीन में भी एक नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है। सोडियम में प्लस लिखा हुआ है, प्लस का मतलब है सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। मैग्नीशियम में 2 प्लस लिखा हुआ है, और एल्यूमिनियम में 3 प्लस लिखा हुआ है। ठीक, अब हम कैसे इनमें समानता निकालते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि अगर हम इनको देखें ध्यान से, तो समानता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का संदर्भ दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है परमाणु क्रमांक के बराबर। ठीक है ना, किसी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होती है उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो चूंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, अब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर से आ गए, 3 ऋणात्मक आवेश आया, तो हम क्या करेंगे 7 + 3 कर देंगे। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है, हमें पता है। और किसी भी परमाणु में उसके परमाणु क्रमांक के बराबर ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। अब चूंकि नाइट्रोजन में 3 नेगेटिव चार्जेस भी आए हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि नाइट्रोजन ने 3 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बाहर से लिए हुए हैं। तो हमने क्या किया कि नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक में 3 और जोड़ दिया। तो टोटल यहां पर इस स्थिति में जब नाइट्रोजन के ऊपर में 3 नेगेटिव चार्ज लगे हुए हैं, तो वहां पर नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार ऑक्सीजन में देखते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो इसका मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस यहाँ पर इसमें 2 नेगेटिव चार्ज लगे हुए हैं, तो +2 कर देंगे, तो ये भी कितना हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10। ऐसे ही फ्लोरीन में जाते हैं, तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, प्लस 1 नेगेटिव चार्ज है, तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में हमको पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अब यहाँ पर एक प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस का मतलब क्या हुआ कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो बाहर निकल गया तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो -1 कर देंगे, तो ये भी कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, +2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, 3 प्लस लिखा हुआ है, तो -3 कर देंगे, तो ये भी कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। अब हम सबको देख रहे हैं, तो सब में इस स्थिति में सब में क्या आ रहा है, 10-10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें क्या समानता लिखा हुआ है, तो हम इनको क्या कह देंगे, ये सब क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है ये, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं ये, इसको हम कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो ये समानता हो गई। तो ये पहला पार्ट जो है प्रश्न का ये हो गया कि इनमें क्या समानता है, तो ये सब क्या हो गए, सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए। अब दूसरा इसने कहा है कि इनको बढ़ते हुए आयनिक त्रिज्या के क्रम में लिखें।
बढ़ते हुए आयनिक त्रिज्या के क्रम में लिखें। अब प्रश्न का दूसरा पार्ट यह है कि इनको बढ़ते हुए आयनिक त्रिज्या के क्रम में लिखना है। तो इसको हम कैसे समझते हैं? अब आप देखें कि हमने इनको आयन्स को हमने लिखा, तो इसको समझने के लिए हमने एक परमाणु संरचना बनाई है। ये नाइट्रोजन की बनाई है सिंपल, ये हमने बनाई है एल्यूमिनियम की। आयनिक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या जैसे हम जानते हैं परिभाषा के अनुसार वो क्या होता है? सामान्य रूप से किसी भी परमाणु के नाभिक से लेकर के उसके अंतिम कोश तक की जो दूरी होती है उसको हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और आयन के मामले में क्या होता है? जब कोई आयन होता है तो वहां पर भी हम केंद्र से लेकर के उसके अंतिम कोश तक की जो दूरी होती है, आयन अगर कोई होगा तो उसको परमाणु त्रिज्या को उस समय आयनिक त्रिज्या कहा जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखना है कि किसकी आयनिक त्रिज्या इसमें ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। ये हमने नाइट्रोजन का बना दिया। ये नाइट्रोजन का परमाणु संरचना हमने बनाई है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा? सामान्य रूप से आपने देखा होगा जो आप परमाणु त्रिज्या का जो क्रम होता है, परमाणु त्रिज्या के क्रम में जब हम आवर्त सारणी में जाते हैं, बाएं से दाईं ओर को जब हम आवर्त सारणी में जाते हैं, तो किसी भी आवर्त में जब हम बाएं से दाईं ओर को आवर्त सारणी में जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? वो घटती है। और किसी वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे की ओर को जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? वो बढ़ता है ना। अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो घटती है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ती है। अब यहां पर हम इसको देखते हैं, ये जितने हमको दे रखे हैं इसमें क्रम कैसे बनेगा। ये हमने नाइट्रोजन का बनाया। तो नाइट्रोजन में अभी जो परमाणु इसकी त्रिज्या होगी, ठीक, उसकी तुलना हम करते हैं जब इसमें क्या आ जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अभी की स्थिति आप समझें कि ये परमाणु में यहाँ पर इसके 7 प्रोटॉन है, धनात्मक आवेश है, बाकी ये 7 इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो 7 प्रोटॉन ने 7 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर को खींचा हुआ है। तो इसमें एक क्रम, इसका एक त्रिज्या इसकी बनी हुई है। अब जैसे ही इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बाहर की कक्षा में हमने ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दिया, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से बना रहे हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को हमने दिखा दिया, ये बाहर की कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो आप समझिए कि इसमें क्या हो रहा होगा। इसको, इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाले अभी भी नाभिक से कितने प्रोटॉन हैं? 7 ही हैं। कहने का मतलब है 7 क्या है? धनात्मक आवेश हैं। 7 ही धनात्मक आवेश हैं, लेकिन ऋणात्मक आवेश की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई, है ना। धनात्मक आवेश तो उतने ही है, लेकिन ऋणात्मक आवेश की संख्या क्या हो गई? 10 हो गई। धनात्मक आवेश कितने हैं? 7 ही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो 7 धनात्मक आवेश हैं, इन 10 ऋणात्मक आवेशों को उतनी मजबूती से अपनी ओर को नहीं खींच पाएंगे। तो यहां पर क्या होगा? इस नाइट्रोजन ये जो परमाणु है आयन के फॉर्म में है, तो इसका जो आयनिक त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि ये बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसकी परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब हम इसी की तुलना इससे करके देखते हैं, एल्यूमिनियम से। ये एल्यूमिनियम हमने परमाणु की बनाई हुई है। तो यहाँ पर क्या है? 13 प्रोटॉन्स हैं, धनात्मक आवेश हैं, 13 इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो इन्होंने इसको खींच करके जो इसकी आयनिक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या बनाई हुई है, अब हम इसको Al3+ कर देते हैं। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स को हटा देते हैं, यानी कि जो बाहर के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 3 अभी तक की जो दूरी है वो क्या मान रहे हैं हम? ये है, ये परमाणु त्रिज्या है इसकी। अब जब ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके हट गए, ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ये हट गया, ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी हट गया, ये तीसरा भी हट गया। कहने का मतलब है ये पूरी कक्षा इनकी एक तरह से क्या हो गई? समाप्त हो गई, जब इलेक्ट्रॉन्स हट गए। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन्स हट गए तो जो दूरी हम यहां से लेकर के यहां तक नाप रहे थे, तो वो दूरी कितनी हो गई? अब वो तो इतनी रह गई केवल। तो इसकी परमाणु, इसकी आयनिक त्रिज्या क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। जब हम इसकी तुलना करेंगे इसके साथ में, तो इससे क्या हो जाएगी? इसकी परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वैसे भी और क्या होगा? दूसरी चीज भी अगर आप समझो, तो यहाँ पर प्रोटॉन है आपके 13, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 ही हो गए। यानी कि 13 जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को, 10 नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर को खींच रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि उसमें पॉजिटिव चार्ज का डोमिनेंट ज्यादा रहेगा, तो वो ज्यादा मजबूती से अपनी ओर को खींचेंगे। तो ये इसका क्या होगा? ये थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, और ठीक है ना, थोड़ा सा क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, और ये क्या होगा? फैल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसका क्रम बनाएंगे, बढ़ता हुआ क्रम बनाएंगे, तो ये क्या बनेगा? ये सबसे नीचे जो है ये आ जाएगा,
एल्यूमिनियम 3+ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम 3+ के बाद आ जाएगा आपका Mg, फिर इसी क्रम में सबका बनेगा, ठीक है। फिर हो जाएगा सोडियम प्लस, फिर हो जाएगा आपका फ्लोरीन, फिर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन 2- और लास्ट में आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इनका जब हम आयनिक त्रिज्या का क्रम बनाएंगे तो इनमें से सबसे ज्यादा आयनिक त्रिज्या हो जाएगी नाइट्रोजन 3- की, और सबसे कम आयनिक त्रिज्या हो जाएगी एल्यूमिनियम 3+ की, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को हम कर लें। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि सोडियम की जो प्रथम आयनन विभव का मान है वो मैग्नीशियम से कम है, ठीक। परंतु जब सोडियम की द्वितीय आयनन ऊर्जा या द्वितीय आयनन विभव का मान हम देखते हैं वो मैग्नीशियम की तुलना में ज्यादा है, तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कोई आप इसमें आपको उचित एक्सप्लेनेशन इसका देना है कि ऐसा क्यों है कि सोडियम की जो प्रथम आयनन ऊर्जा है वो तो कम है, लेकिन द्वितीय आयनन ऊर्जा सोडियम की मैग्नीशियम से बहुत ज्यादा है। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको देखते हैं। देखिए आयनन ऊर्जा क्या होती है? आयनन ऊर्जा पढ़ते समय जब हमने पढ़ा था तो उस समय देखा था आयनन ऊर्जा की परिभाषा कि किसी भी परमाणु का जो गैसीय अवस्था में होता है तो गैसीय अवस्था में उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जब उसकी वाहितम कक्षा से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो उस समय जितनी ऊर्जा की हमको आवश्यकता पड़ती है वो उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। उसके बाद क्या होता है कि वो परमाणु एक आयन में बदल जाता है, तो उस ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। पर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसको प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं, द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए द्वितीय आयनन ऊर्जा कहते हैं, और तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं जब आप तो उसको तृतीय आयनन ऊर्जा कहते हैं। और ये इस आयनन ऊर्जा का मान जो होता है वो क्रमशः बढ़ता रहता है। कहने का मतलब वह पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जब आप ऊर्जा निकालेंगे तो उसका जितना मान होगा वो द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए उससे ज्यादा होगा, तृतीय के लिए और ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या आया है कि सोडियम का जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस समय सोडियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और मैग्नीशियम के साथ तुलना की हुई है। जब मैग्नीशियम का हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वहां पर क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम के लिए पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा का मान ज्यादा है, परंतु जब हम उसके बाद सोडियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसका मान मैग्नीशियम के दूसरे इलेक्ट्रॉन के मान को निकालने की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है उसको जरा देखते हैं हम। देखिए सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, इसका यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो ये आता है, शॉर्ट में हमने लिखा है नियॉन और उसके बाद हमने लिख दिया 3s1। तो यहाँ पर ये इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से इसमें लगा होगा, ठीक। और इसके लिए जो पहली आयनन ऊर्जा है वो इसकी आती है 496 किलो जूल पर मोल। इतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है अगर आप सोडियम से उसका 11वें वाले इलेक्ट्रॉन को यदि बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से जब आप मैग्नीशियम का जो 12वां वाला इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के 12वें वाले इलेक्ट्रॉन को जब आप बाहर निकालते हैं तो उस समय जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वो 737 किलो जूल पर मोल है। कहने का मतलब इसका 496 है तो इसकी 737 है, लगभग 300 किलो जूल पर मोल ऊर्जा ज्यादा है। तो पहला प्रश्न तो यहीं पर है कि ऐसा क्यों है, ये इसकी ऊर्जा का मान ज्यादा क्यों है। आप यहाँ पर देखें जरा, अब इसकी जो संरचना हमने बनाई है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, यहाँ पर अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3s2 हमने लिखा हुआ है, तो 3s2 का मतलब ये जोड़े में बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जब यहां से हम किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जबकि यहाँ पर क्या है एक ही इलेक्ट्रॉन है सोडियम में, इस इलेक्ट्रॉन को आपने आसानी से बाहर निकाल दिया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर पेयर में लगा हुआ है, पेयर जोड़ा बना हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन को जब आप बाहर निकालते हैं तो वहां पर आपको इसकी तुलना में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए आपको यहाँ की तुलना में 496 की तुलना में 737 किलो जूल ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ी, ठीक। ये बात समझ में आ गई कि क्या कारण रहा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है मैग्नीशियम का वो सोडियम की तुलना में, इसको कहते हैं हम सिमेट्रिकल, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की तुलना करते हैं। जब हम सोडियम में दूसरे इलेक्ट्रॉन की तुलना करते हैं, अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब क्या हो गया, अब ये Na+ हो गया ना,
तो Na+ होने में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया वो ये वाला हो गया, ठीक है ना। ये वाला हो गया का मतलब अगर आप इसको पूरा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, मतलब ये क्या हो गया पूरी तरीके से इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया, ठीक है ना। और इसका यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब लिखेंगे, अब क्या हो गया ये Mg+ हो गया, Mg+, तो Mg+ का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम शॉर्ट में तो ये आ जाएगा Ne और फिर हो जाएगा 3s1, है ना। अब अगर इसकी संरचना देखेंगे तो ये कैसा बन गया, ये एक इलेक्ट्रॉन रह गया, है ना। और यहाँ की अगर आप तुलना करेंगे सोडियम प्लस की तुलना करेंगे तो अब इससे हमको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ये जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख रहे हैं आप, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये क्या है, ये किसी इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और ये बहुत स्टेबल कन्फिग्रेशन है। अब आपको क्या करना है, ये जो 2p6 वाला दिख रहा है ना आपको, इस 2p6 वाले से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इसलिए इस 2p6 वाले से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें को देनी पड़ेगी, इसलिए इसकी एनर्जी कितनी निकली है 4562 किलो जूल पर मोल की एनर्जी जब आप इसको देंगे तब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएंगे और ये जो है ये Na2+ में बदलेगा। ठीक बात समझ में आ गया ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों इतनी ज्यादा ऊर्जा बढ़ गई। जबकि इसकी तुलना जब हम इससे करते हैं मैग्नीशियम के द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं तो द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए आप देख रहे हैं कितनी है, केवल 1450 किलो जूल एनर्जी केवल इसको जरूरत पड़ रही है। क्यों हो रहा है यहाँ पर कम क्यों हो गई, क्योंकि अब ये सिंपल हो गया ना, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, केवल इसी को आपको बाहर निकालना है, ठीक है। तो इसलिए ये इसकी ऊर्जा जो है सोडियम के दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको ये स्टेबल जो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन से आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो ये क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा एनर्जी इसको जरूरत पड़ेगी तब ये इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकलेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि सोडियम के पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो मैग्नीशियम से कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैग्नीशियम की तुलना में जब आप सोडियम से दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो मैग्नीशियम की तुलना में बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्न को बढ़ते हुए परमाणु आकार के क्रम में लिखिए। ये कुछ आयन्स हमको दे रखी हैं, B2+ दे रखा है, Cl-, H2-, Na+, Mg2+ और Br-। तो आपको क्या करना है, इनको बढ़ते हुए आकार के क्रम में लिखना है कि कैसे इनका आकार बढ़ेगा। तो आकार बढ़ने का क्या तरीका होता है कि कैसे आप किसी परमाणु का आकार निकालते हैं। आपको एक छोटा सा उसमें कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट आपको क्या लगाना है कि कहीं पर भी क्या होता है कि जो धनायन होता है, धनायन हमेशा अपने मूल परमाणु से आकार में छोटा होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, ऋणायन जो होता है, कोई भी ऋणायन होता है वो अपने मूल परमाणु से हमेशा आकार में बड़ा होता है। ये दो चीज आपको याद रखनी है और उसके आधार पर फिर आप इसका क्रम बना सकते हैं। और दूसरा, इसको बनाने का तरीका क्या है, एक तो आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, दूसरा आपको परमाणु क्रमांक आपको याद रखना है। परमाणु क्रमांक के साथ साथ आपको आवर्त सारणी में किस तरीके से परमाणु का साइज बढ़ता है और किस तरीके से घटता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु का आकार कैसे घटता है।